भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 29 नवंबर को दरभंगा आ रही है। दरभंगा के राज मैदान में 45,000 लोगों के बीच विभिन्न योजनाओं में 1,500 करोड़ की राशि का वितरण होगा। भारत सरकार के वित्त मंत्री के दरभंगा आगमन की तमाम तैयारियों को लेकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहरियासराय स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए तमाम बातों की जानकारी दी। 3 तरह का ऋण वितरण किया जाने वाला है, जिसमें कृषि ऋण, मुद्रा इत्यादि ऋण वितरण किया जाएगा। सांसद ने कहा कि जो लोग भी ऋण के लिए अप्लाई किए हैं वो 45,000 लोगों के बीच 1,500 करोड़ का वितरण किया जाएगा। और इसके अलावा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के आवास पर भी भारत सरकार की वित्त मंत्री पहुंचेगी और सांसद कार्यालय का भी फीता काटकर उद्घाटन करेगी। भारत सरकार की वित्त मंत्री दरभंगा के राज मैदान में आगमन का समय जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 2 बजे दिन का बताया गया है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत की कोई वित्त मंत्री दरभंगा आ रही है। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से यह सरकारी कार्यक्रम है, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। मिथिला के हृदय स्थल दरभंगा में आजादी के बाद वित्त मंत्री आ रही हैं, हम लोग उनका भव्य स्वागत करेंगे। देश के यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का आगमन है दरभंगा 29 नवंबर, और इस दरभंगा के धरती पर आजादी के बाद कोई वित्त मंत्री का आगमन होने जा रहा है और उसमें दरभंगा राज मैदान और संपूर्ण दरभंगा शहर को दुल्हन की तरह सजा करके और मिथिला के परंपरा से उनका स्वागत, अभिनंदन यहाँ के कार्यकर्ता लग चुके हैं, उनका स्वागत होगा। मिथिला के परंपरा, मिथिला पेंटिंग, चादर, पाग, मखान का माला और यह जगत जननी जानकी माँ जगदम्बा की धरती पर माँ सीता के जो चित्र का वहाँ मिथिला पेंटिंग है वह भी उनको दिया जाएगा। और राज मैदान में तकरीबन 1,500 करोड़ की राशि को वितरण करने जा रही हैं और हमको लगता है जो 45,000 लोगों के बीच यह वितरण का कार्यक्रम है और 3 तरह का लोन उस दिन वो वितरण करेंगे, जिसमें कृषि ऋण, मुद्रा ऋण और जिस तरह का लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर के और वाहन के लिए, मकान के लिए जो भी लोग ऋण के लिए अप्लाई किए हैं, यहाँ पर सारे बैंक मिल करके 45,000 लोगों के बीच 1,500 करोड़ का वितरण करेंगे। और माननीय मंत्री का मेरे आवास पर भी आना होगा और लगभग 1.25 घंटा मेरे आवास पर भी उनका, और वहाँ जो मेरा सांसद कार्यालय है उसका भी फीता काट करके उद्घाटन कार्यक्रम उस दिन होने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को निमंत्रण भी है, उस दिन आप लोग आए और माननीय मंत्री जी के साथ मेरे आवास पर जो कार्यक्रम है उसमें विधिवत तो जाएगा ही। तो माननीय मंत्री जी का यह प्रोग्राम मिथिला क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है और 11,500 करोड़ उन्होंने बाढ़ क्षेत्र के लिए इस बार के कैबिनेट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दिया है। उसके लिए भी हम आप लोगों के माध्यम से उनको संपूर्ण मिथिला की तरफ से 8.5 करोड़ मिथिला वासियों की तरफ से बधाई और धन्यवाद देना चाहिए। लोन जो मिलेगा उसमें सिर्फ दरभंगा के लोग होंगे या बाहर के भी, मतलब कमिश्नरी लेवल पर होगा? दरभंगा संबोधित करेगी क्या? यहाँ पर दरभंगा जिला का कार्यक्रम में आ रही है और यह जो मुझे जानकारी है तो यह जानकारी है 45,000 लोगों के बीच इस ऋण को वितरण करने वाली है और 1,500 करोड़ की लागत से यहाँ होगा। और यह कार्यक्रम राज मैदान में वो पहुंचेगी 2 बजे और फिर वहां से कार्यक्रम करके मेरे आवास पर आके फिर यहाँ से मधुबनी जिला के लिए रवाना। सर सवाल ये था कि जिला के ही लोग इसमें जानकारी लेना होगा। और दूसरा है क्या, जो 45,000 लोगों के बीच जब ऋण का वितरण होगा तो फिर उसमें बोलेंगी तो
कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम कंप्लीट है, तो पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। तो इसमें आज तक लेकिन यह कभी हुआ ऐसा नहीं था। इतना हम जरूर कहना चाहेंगे, जो आज वित्त मंत्री आजादी के बाद पहली दफे दरभंगा आगमन उनका हो रहा है और मिथिला का हृदय स्थली दरभंगा है। हम लोग स्वागत अभिनंदन करेंगे और निश्चित यहाँ के लोगों का जो गरीबी है, जो प्लान है, उसको रोका जा सकता है। और माननीय वित्त मंत्री का निगाह यदि मिथिला क्षेत्र पर हुआ है तो निश्चित रूप से यह शुभ है और आने वाला समय में बहुत कुछ होगा। सर, आपने कहा कि आजादी के बाद पहली बार विषय को रखे आप। लंबे समय तक जो शासन में लोग रहे और यहाँ पर कुछ कर नहीं पाए और जो भी कुछ उद्योग था उसको बंद करके अशोक पेपर मिल हो, सकरी चीनी मिल हो, लोहट हो, अनेक बंद करने का काम किया। और यह क्षेत्र जहां 88 साल बाद कोसी रेल महासेतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनके तैयार हुआ है, मिथिला जुड़ा है। और अनेक प्रकार रेलवे का विकास जो हुआ है, यहाँ राष्ट्रीय केंद्र का विकास हुआ है। तो धीरे धीरे हम सब पटरी पर लाने के लिए और एनडीए सरकार मिथिला का विकास कैसे हो, उसको पटरी पर कैसे लाया जाए, आपको दिखने में लग रहा है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी स्वयं आकर के और दरभंगा में एम्स का शिलान्यास किए हैं। एयरपोर्ट अभी चालू हुआ है। तो धैर्य रखना चाहिए मिथिला वासियों को। एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसका विकास निश्चित रूप से होगा। कल कारखाने चालू हो सके दरभंगा मिथिला क्षेत्र में, धैर्य रखना पड़ेगा यहाँ के लोगों को। कुछ आश्वासन? यहाँ 60 वर्ष कांग्रेस की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने बर्बाद जो कर दिया उत्तर बिहार को, तो निश्चित रूप से कम समय में 14 से 10 साल में जो उत्तर बिहार का अभी विकास हो रहा है, 13 किलोमीटर का जो ब्रिज बन रहा है वो दिख रहा है। 88 साल बाद कोसी रेल महासेतु 516 करोड़ में तैयार हुआ है, वो दिख रहा है। यहाँ पर माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा तिलाही में शिलान्यास 2008 में हुआ और आज सर्वे और डीपीआर बन रहा है, वो दिख रहा है। और एम्स स्टेशन बनेगा। आज यहाँ पर 74 में सकरी हसनपुर रेल लाइन का काम आज तक कुशेश्वर नहीं पहुंचा और आज 46 साल बाद वो दिख रहा है, जो सारा लाइन क्लियर हो रहा है। अभी दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण का काम हजारों करोड़ की लागत से दिख रहा है, जो चल रहा है। अभी इस बार के बजट में 4552 करोड़ की लागत से नरकटियागंज, सीतामढ़ी, रक्सौल, दरभंगा दोहरीकरण का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देने का काम किया है, वो दिख रहा है। अभी यहाँ पर एम्स बनेगा, वो दिख रहा है। और जो लोग शासन में 15 में थे, 16 में थे, 17 में थे, जो स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार का एक पत्र का जवाब कभी नहीं दिया, तो 200 एकड़ जमीन। धन्यवाद नीतीश कुमार जी को हम लोग देंगे जब एनडीए में आए हैं। जो आज यहाँ पर दिख रहा है, जो प्रधानमंत्री एम्स दिया और 8.5 करोड़ आबादी उत्तर बिहार का उपकृत होगा, दिख रहा है। अभी 24 लाख लगभग लोग उड़ान भर लिए हैं दरभंगा एयरपोर्ट से। ये था ही जब 60 साल जो शासन में रहा, ये दिख रहा है। इस एनडीए गवर्नमेंट में 912 करोड़ पिछले महीना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बने और 24 लाख लोग महानगर में रहने वाले, अभी पूर्णिया, सहरसा, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और पहले क्या था नहीं कुछ। आज राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में दिए और फिर उसका क्या हुआ,
उसको वापस ले लिया गया जब यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार बनी, और 18 साल बाद फिर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री आकर के फिर से राष्ट्रीय देने का काम किया। ये दिख रहा है। और 10,000 करोड़ मत्स्य संपदा योजना में मखान का विकास कैसे हो, मछली का विकास कैसे हो, इसके लिए 10,000 करोड़ दिख रहा है। मिथिला मखान जीआई टैग दिख रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन का 350 करोड़ में जो अभी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री किए हैं वो दिखेगा। 7 मंजिला यहाँ पर जब बन के खड़ा होगा। अभी अमृत भारत स्टेशन के रूप में लहरियासराय का स्टेशन और सकरी का स्टेशन बन रहा है, वो दिख रहा है। अभी यहाँ पर 6 लेन 4 लेन का प्रथम एक्सप्रेस वे 12,500 करोड़ की लागत से आमस दरभंगा दिख रहा है। जाकर के आप देखेंगे तो मिल जाएगा। और 500 करोड़ की लागत से रोसड़ा टू दरभंगा प्रधानमंत्री कुछ ही दिन पहले शिलान्यास किया है, वो भी दिखेगा। और 1,000 करोड़ की लागत से हमारा एयरपोर्ट 4 लेन में परिवर्तित होगा, वो भी दिखेगा। उसका भी अवार्ड टेंडर हुआ है। और आपको बता दें 3400 करोड़ की लागत से अभी अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन दिख रहा है। 60 से 70 हजार लोगों को कनेक्शन मिल चुका है। और एक एक परिवार दरभंगा जिला का कोई चूल्हा छूटेगा नहीं जहां गैस पाइपलाइन के माध्यम से हम गैस नहीं पहुंचा देंगे। आज एफएम यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करवाया है। 5 किलोवाट 9 जिला दरभंगा जुड़ेगा दरभंगा से, वो दिख रहा है। काम उस आकाशवाणी में चल रहा है। 1976 में आकाशवाणी की स्थापना हुई थी। और आज दरभंगा का ओवर ब्रिज पूरे देश के अंदर में हमको लगता है लो कॉस्ट से लेके पंडासराय का बात करें, चट्टी गुमती का बात करें, कौन कौन लोग सांसद थे ही लंबा समय रहे हैं, सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं। लेकिन आज दिख रहा है पंडासराय का ओवरब्रिज, चट्टी गुमती का ओवरब्रिज, लहरियासराय पर लो कॉस्ट ओवरब्रिज, आप कंगवा गुमती पर ओवरब्रिज, बेला गुमती का ओवरब्रिज, और दोनार में भी अब उसका हो गया है अवार्ड, दोनार में भी दिखेगा। ओवरब्रिज म्यूजियम पर भी हमने दिया है, सब दिखेगा। और आप सुन लीजिए, अभी बरौनी इसी मिथिला क्षेत्र में है, बेगूसराय, और आज प्रधानमंत्री जी आकर के जो बंद पड़ा था, जो अभी प्रश्न किए हैं बरौनी फर्टिलाइजर, वो भी प्रधानमंत्री जी के प्रयास से स्वयं आकर के उसको भी चालू करने का काम किए। और उत्तर और दक्षिण बिहार कैसे जुड़े, आज राजेंद्र पुल पर 6 लेन पुल भारत की सरकार बना रही है। गांधी सेतु पर 6 लेन पुल का निर्णय हो चुका है। और जो दिग्धा का पुल है 6 लेन पुल से वो भी जुड़ेगा। और आपको बता दें, जो यहाँ पर अभी जो सर्वे हो रहा है रेलवे लाइन का, दरभंगा सहरसा, दरभंगा मुजफ्फरपुर डीपीआर भी बना है, वो भी दिखेगा। और यहाँ मिथिला क्षेत्र का जो यहाँ का सांस्कृतिक और जो यहाँ का सारा संस्कार, वो भी दिख रहा है इस सरकार में। और आने वाला समय में, अभी तो हम अयोध्या से जोड़े हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से जनकपुर, और बन रहा है तेजी से जाकर के, जिसको दिखना होगा सो अपना देख लें। और मिथिला की बेटी जगत जननी जगदम्बा जानकी के लिए 500 वर्षों बाद वहां भव्य दिव्य स्वरूप में मंदिर भी दिख रहा है। और सारा जो मिथिला क्षेत्र है अब बाढ़ से भी निदान होगा। और आने वाला जो समय आएगा ये 5 साल का, उसमें बहुत कुछ दिखेगा। अभी आप दरभंगा जब जाएंगे देखने के लिए तो आप चले जाएं, आप संख्यक समुदाय के बीच में किरतपुर प्रखंड में आप उस पिछड़ा इलाका में 34 पुल दिख रहा है। एक साथ 8 पंचायत में 30 करोड़ का, 35 करोड़ का, और 450 लगभग प्रधानमंत्री सड़क भी बन रहा है। उस गांव चले जाइएगा बगल में, नरसारा चले जाइएगा गांव में, इतना पानी में लोग रहता था, कष्ट में था, आज दिख रहा है प्रधानमंत्री सड़क। और आने वाला समय में बहुत कुछ दिखेगा। और मिथिला
विकास की राह पर नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, नीतीश कुमार जी के प्रयास से मिथिला पटरी पर चढ़ गया है, इसको आप रोकने वाला नहीं। सर, आप दर्जनों योजना है दरभंगा में, वो चालू हो पाएंगे कि दे नहीं? दिए, वो प्रश्न का जवाब। शनिवार को दरभंगा के राज मैदान में जिला प्रशासन की टीम पहुंची, जहां राज मैदान में बन रहे पंडाल का जायजा लिया, साथ हेलीपैड का भी जायजा लिया। बता दें कि 29 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आगमन पहली बार दरभंगा में होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में है। किस संबंध में जिलाधिकारी राजीव रोशन, डीएसपी अमित कुमार के साथ ही ट्रैफिक डीएसपी, ट्रैफिक थाना अध्यक्ष, नगर थाना अध्यक्ष, विश्वविद्यालय थाना की पुलिस सहित कई लोग मौजूद थे। जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का आगमन होने वाला है, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी ने डॉक्टर नागेंद्र स्टेडियम का भी जायजा लिया, जहां हेलीपैड निर्माण होना है। इसके अलावा संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान का भी उन्होंने औचक निरीक्षण किया और संबंधित लोगों को कई दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर अनुरूप मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 नवंबर को 26 बैंकों के द्वारा कुल ऋण वितरण किया जाना है, जो कुल 1500 करोड़ रुपए की होगी और यह 45,000 लोगों के बीच में बांटा जाएगा। लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ संभावित कार्यक्रम है, उसी के मद्देनजर हम लोग अभी देख रहे हैं कि क्या क्या टेंटेटिव हो सकता है। सर, दो मैदान का निरीक्षण किए हैं, पार्किंग वगैरह के लिए किनके आने की संभावना है? जो हमारे जिले के बैंक के लोग हैं वो सब लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार के स्तर से जो वरीय हमारे माननीय मंत्रीगण हैं उन लोगों का कार्यक्रम है। हम लोगों का ये एक बैंक का एक क्रेडिट आउटरीच का प्रोग्राम है, जिसमें हमारा माननीय केंद्रीय मंत्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का प्रस्तावित है, यहीं पर 29 को आने का है। उसी के लिए हम लोगों सब तैयारी काम कर रहे हैं। यहीं पर बैंक की तरफ से क्या कुछ होना है? बैंक की तरफ से हम लोगों ने एक क्रेडिट आउटरीच कर रहे हैं। इस क्रेडिट का अमाउंट हम लोगों को कस्टमर जो भी रहेगा बेनिफिशियरी उसको दे रहे हैं। कितने ऐसे हमारा इस टाइप का हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो इसी जैसे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने अभी टारगेट रखे 1500 करोड़ के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें करीबन टोटल अगर कस्टमर का टोटल नंबर भी हम लोगों ने टारगेट किए मोर देन 15,000, उसके लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया जा रहा है। जो वित्त मंत्री जी आएंगे तो वो 1500 करोड़ रुपया का ऋण वितरण करेंगे इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के लिए कुल 15,000 लोगों के बीच 15,000 लोगों के बीच इसको करने का ये प्रस्तावित किया गया है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अरूप कुमार मंडल, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रीजनल मैनेजर हूँ। एयरपोर्ट 23 नवंबर को आक्रोश यात्रा मंच जिला दरभंगा के तत्वाधान में रिटायर्ड फौजी महेंद्र शाह की अध्यक्षता में और विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में भारत देश में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर किया गया। इस कार्यक्रम के मंच संचालनकर्ता सौरभ सुमन, पंकज बड़ी सिंह एवं व्यवस्थापक प्रभास आनंद झा, प्रदीप सिंह, सुमित गुप्ता के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला के संत श्री 108 बावड़ी दुल्हा दुल्हन मंदिर के महान पुजारी मोनी बाबा, पंडित गौरव कुमार, राम मनीष गिरी, कैलाश पति गिरी उपस्थित हुए। वहीं धरना का शुभारंभ मोनी बाबा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मारुति शक्ति, युवा मोर्चा, संकट मोचन समिति एवं अन्य हिंदूवादी संगठन सम्मिलित होकर भाग लिया और इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, युवा मोर्चा, संकट मोचन सेवा समिति के सदस्य उपस्थित हुए। सभी वक्ताओं ने देश के सनातन बोर्ड लागू हो देश के प्रधानमंत्री से मांग की। वहीं इस मौके पर मोनी बाबा ने बताया कि जब भारत देश में एक संविधान और एक कानून चल रहे हैं तो भारत में दूसरे संविधान क्यों, वक्फ बोर्ड जैसे संविधान क्यों चलाया जा रहा है? इस पर अविलंब प्रतिबंध लगाया जाए। अगर चलाया जा रहा है तो हम लोगों का सनातन बोर्ड का भी गठन हो। अभी दिल्ली में आह्वान संतों के द्वारा किया गया, जिसका मजबूती से सहयोग करने हम लोग दरभंगा के सनातियों के द्वारा उतरे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। सनातन धर्म का अर्थ है कि शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिनका न आदि है न अंत। सनातन धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसे अब हिंदी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्या बताएं? ये पूरे देश में जिस प्रकार से संतों के द्वारा देश चले, संतों के साथ जब देश में एक संविधान से देश चलेगा तो फिर भारत देश में वक्फ बोर्ड
और अल्पसंख्यक सहयोग क्यों? अगर ऐसा है तो भारत में सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। इस मांग को लेके संतों के द्वारा 16 नवंबर को दिल्ली में संसद किया गया था, जिसके निमित्त हम लोग दरभंगा में भी इसका पद यात्रा निकाले थे। और उसके बाद आज 23 नवंबर को धरना के माध्यम से दरभंगा से हम लोग संतों का मजबूती के लिए और भारत देश में सनातन बोर्ड का गठन हो, इसकी मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि धरना के माध्यम से इसका आवाज़ बुलंद हो, सभी सनातनियों को एक होकर सम्मिलित होकर इसका आवाज़ बुलंद होना चाहिए। और भारत देश में एक संविधान, एक कानून चलना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है तो भारत में सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, अन्यथा वक्फ बोर्ड बंद हो। क्योंकि देश के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं के संपत्ति को लूटा जा रहा है, यह वक्फ बोर्ड के अंदर जो कानून है उसके द्वारा लूटा जा रहा है। और यह भारत देश हिंदुओं का देश है। जब भारत में धर्म के आधार पर देश बंटवारा हुआ तो उस समय कुछ जयचंद नेताओं ने अपनी स्वयं की फायदा के लिए गैर हिंदुओं को बसने दिया, और वो आज हम लोगों के सर के ऊपर बैठकर तांडव कर रहा है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग को भारत सरकार से सनातन बोर्ड चाहिए। अगर नहीं देंगे तो वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए। उम्मीद दिखाई दे रही है कि सनातन बोर्ड का गठन होगा। आपको एकदम होना चाहिए। उम्मीद की क्या बात है, ये मांग है। अगर भारत देश में एक संविधान है तो एक संविधान होना चाहिए। अगर नहीं, दूसरा संविधान से विशेष धर्म के लोग चलते हैं तो हमारे सनातन धर्म का भी संविधान होना चाहिए। करना होगा, सरकार को झुका कर रख देंगे। अगर नहीं किया तो हम लोग संत समाज, पूरा दरभंगा के, पूरे विश्व के सनातन इसके ऊपर जागरूक हो रहे हैं। इसका बहुत बड़ा आंदोलन दरभंगा में दिखेगा। मैं देश का बात नहीं, अपने दरभंगा का बात कर रहा हूँ। आज हम लोगों ने धरना के माध्यम से विरोध प्रकट किया और मांग किया हूँ। आने वाला समय में विशाल यहाँ पे जन सैलाब उतरेगा इस मांग को लेकर। देखिए, आज जो ये प्रोग्राम हमारे कर्पूरी चौक पे किया गया है, जो धरना दिया गया है यहाँ पे, उसका सबसे प्राइमरी उद्देश्य हम लोग का है कि हमारा देश भारत जो निश्चित रूप से एक हिंदू राष्ट्र है, बट हिंदू राष्ट्र का नाम का तगमा हम लोग इसमें नहीं लगा पा रहे हैं। इस पार्ट्स का एक नया उद्भेदन हम लोग करते हुए आज हम लोगों ने आगाज़ दिया है कि जब तक हमारे देश में सनातन धर्म बोर्ड का स्थापना नहीं होगा तब तक हम लोग इस पार्ट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए हमारे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जो हम लोगों का डिमांड है, हम सनातनियों का जो डिमांड है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बजरंग दल के तहत, हिंदू विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के तहत जितने भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, सभी आदमी मिलके एक आवाज़ दिया है और आवाज़ को बुलंद किया और दूसरे के हाथ को मजबूत किया है कि हमारे देश में सनातन बोर्ड का गठन हो, और गठन होने के पश्चात हम लोग एक कड़ी जरूर बनाएं कि हम अपने भारत देश की रक्षा, यहाँ की संस्कृति, मर्यादा और माता बहनों की रक्षा करते हुए विश्व हिंदू परिषद हो या भारतीय जनता पार्टी हो या बजरंग दल हो या जितने भी हमारे देश के सेनानी लोग हैं, उन लोगों के सहयोग से हम अपने देश भारतवर्ष को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित कर पाएं, यही हमारा उद्देश्य है। मैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, दरभंगा। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा की भारी जीत पर एवं बिहार के उपचुनाव में चारों सीट की जीत पर समर्थकों में भारी उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं इस अवसर पर दरभंगा शहर में विजय जुलूस निकाला गया, जो विभिन्न सड़कों से गुजरा और विजय जुलूस मुख्यालय लहरियासराय टावर के पास पहुंचा। वहीं महाराष्ट्र और बिहार में भारी जीत से उत्साहित लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, खूब पटाखे फोड़े। वहीं इस मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। काफी शुभकामना। और जहाँ तक इस चुनाव के संबंध में विषय है, हम तो स्वयं महाराष्ट्र के चुनाव में गए थे, कांदिवलीपुर, और अभी जानकारी मिली जो 83,000 मतों से जिस क्षेत्र में हम गए थे उस प्रत्याशी का विजय हुआ। और पूरे भारतीय जनता पार्टी अकेले ताकत पर 132 सीट महाराष्ट्र में जीतने का काम किया है। और जो महाराष्ट्र में गठबंधन है उसमें टोटल कहें तो 216 की संख्या हमने जीता है अभी तक।
और सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार आज महाराष्ट्र प्रदेश में हम लोगों का बनने जा रहा है। इसमें सारे बिहार के कार्यकर्ताओं को, मिथिला कार्यकर्ता जो भी है, सब में खुशी का लहर है और सर्किट हाउस अभी भर चुका है उत्साह में। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को हम लोग बधाई देना चाहेंगे, जिनके नेतृत्व में इतना भारी सफलता हम लोगों को मिला है। वहीं अभी बिहार की बात करें तो एनडीए गठबंधन जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं, उसमें भी 4 में 4 सीट हम लोग जीते हैं। हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बधाई देना चाहेंगे, संपूर्ण बिहार वासियों की तरफ से, मिथिला वासियों की तरफ से। तो झारखंड में भी अभी तक जो रिजल्ट आया है 29 पर हम लोग आगे हैं और लास्ट तक उसका परिणाम आने वाला ही है। कुल मिलाकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर लोगों का भरोसा है और लोगों ने विश्वास किया है और इस तरह का रिजल्ट आज सामने में हम लोगों को दिखने को मिला है। हम लोग आज यहीं पर काफी संख्या में यहाँ पर एक दूसरे को गुलाल अबीर खेल करके और अभी जश्न कार्यकर्ता मनाने जा रही है करके एक विषय इस रिजल्ट पर था जो अभी का चुनाव हुआ है। दूसरा विषय माहौल है पूरे देश एनडीए गठबंधन वहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया है। और महाराष्ट्र में इतना बड़ा सफलता जो हमारा गठबंधन चुनाव लड़ा, ऐतिहासिक चुनाव जीता, जहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व का क्षमता है। जी मैडम, ही नहीं एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। आज उसी के खुशी का इजहार के लिए जो हमने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार का चारों सीट जो हम लोगों को जनता ने दिया है, इस खुशी में आज दरभंगा जिला के समस्त कार्यकर्ता हमारे नेता खुशी का इजहार कर रहे हैं और इस लहरिया सराय टावर पर एक दूसरे को गुलाल रंग लगा करके, मिठाइयाँ बांट के, पटाखा छोड़ करके अपने खुशी का इजहार करते भारतीय जनता पार्टी हुआ था। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जीत दर्ज कर रहे हैं। हमने महाराष्ट्र जीता, झारखंड जीता, बिहार जीता, तो जीत ही जीत है। अब राम राज्य आने वाला है और कहीं पर विरोधी का चलने वाला नहीं है। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है हर राज्य में हमारी एनडीए की सरकार बनेगी और देश में पूर्णबंदी सरकार तो बनेगी। ये मंत्री महोदय, विपक्षी सरकार फेल है, नपुंसक है, कर्तव्य कुछ नहीं है, कर्तव्य। दरभंगा समाहरणालय परिसर स्थित प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय के भवन में 20 सूत्री का कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव पर जिला के विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों ने आपत्ति जताई है। शनिवार को जिला के पत्रकारों ने दरभंगा जिला के जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं उप निदेशक सह सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सत्येंद्र प्रसाद को ज्ञापन देकर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय में समाचार संकलन व अन्य कार्यों से प्रखंड और जिला स्तर के पत्रकारों का आना जाना लगा रहता है। इसी दौरान कई पत्रकार इस भवन के हॉल में बैठकर समाचार संकलन और प्रकाशन से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते हैं। ऐसे में सूचना जनसंपर्क कार्यालय परिसर में 20 सूत्री का कार्यालय खोले जाने से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने पर पत्रकारों के समाचार संकलन की गोपनीयता भंग होगी, साथ ही विभिन्न सरकारी कार्यालयों के कार्य संपादन में प्रभाव पड़ेगा। मौके पर पत्रकार अमित कुमार, संतोष दत्त झा, लक्ष्मण कुमार, गुड्डू, दीपक कुमार झा, सूरज कुमार, त्रिपुरारी झा, मोहन चंद्रवंशी, लालटून शर्मा, गिरीश कुमार, अमर कुमार मिश्रा, विनाश कुमार मिश्रा, धीरेन्द्र मिश्रा,
राहुल गुप्ता, इम्तियाज अहमद, संजय मिश्रा, निर्मल कुमार सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। देखिए, यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर और जिला सूचना जनसंपर्क का कार्यालय चल रहा है और जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इसको विश्वसूत्री कार्यालय के लिए जिला प्रशासन के द्वारा आवंटित कर दिया गया है। इसका हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पत्रकार बैठते हैं। पत्रकार से मिलता जुलता विभाग जिला सूचना जनसंपर्क विभाग चलता है, जिससे पत्रकार और विभाग का दोनों का अटूट संबंध है। बिना उस विभाग का पत्रकारिता नहीं हो सकता है। और विश्वसूत्री कार्यालय का मतलब पूरे प्रखंड के नेता और पंचायत स्तर के नेताओं का यहाँ अड्डा हो जाएगा, गोपनीयता भंग होगी, बहुत तरह की बात है। इसलिए हम लोगों ने डीएम साहब से आज आवेदन दे करके और ये मांग किया है कि इसको हटाया जाए, यहाँ पे विश्वसूत्री का कार्यालय नहीं बनाया जाए। विश्वसूत्री का कार्यालय पिछले 5-6 साल से कलेक्ट्रेट में ही चल रहा है, जिसमें ताला लटका हुआ है। वहाँ पुराने डीएम साहब के द्वारा जो है लाखों रुपए की कुर्सी टेबल दिया गया है, वहाँ पे सब पे धूल पड़ा हुआ है। उसको साफ करा के कुर्सी को चालू कराया जाए। यहाँ पे नए जगह पर क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? पत्रकारों के अधिकार के साथ, पत्रकारों के गोपनीयता के साथ प्रशासन खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। इसका हम लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिला सूचना जनसंपर्क कार्यालय में सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनकी सूचना भी पत्रकार को दी जाती है। पत्रकार यहाँ पर बैठते हैं सरकार के सहयोग में, ना कि अपने सहयोग में, लेकिन पत्रकार यहीं पर लोग आते हैं और खबर भी बनाते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी सूचना जनसंपर्क कार्यालय चल रहा है और सभी रूम पहले से भरे हुए आवंटित हैं। यहाँ पर जो खबरें बनती हैं पत्रकार ही बैठकर बनाते हैं और सरकार द्वारा जो प्रेस रिलीज उनके कार्यों का दिया जाता है उसके विषय में जानकारी लेने यहाँ पत्रकार आते हैं। तो कहीं ना कहीं पत्रकार के लिए कहीं कोई जगह नहीं है बैठने के लिए और यहाँ पर पत्रकार लोग अपना काम करते हैं। ऐसे में हम लोग की जानकारी में आया कि 20 सूत्री को यहाँ कार्यालय का 2 रूम आवंटित किया गया, जबकि यहाँ पर पहले से कार्यालय चल रहा है और पत्रकार यहाँ बैठते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पत्रकारों की गोपनीयता पर भी सवाल उठेगा, गोपनीयता नहीं रह पाएगी, लोगों का जमवारा होने लगेगा। तो हम लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो सरकार के भी अंग हैं और हम लोग जहां जनता की समस्या को दिखाते हैं वहीं सरकार जो सूचना देती है, सरकार का जो कार्य होता है उसको भी दिखाते हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि हमारा भी ख्याल रखे। तो हम लोग इसी बात पर आपत्ति दर्ज कराए हैं कि यहाँ पर 20 सूत्री का कार्यालय नहीं खोला जाए, पत्रकारों की गोपनीयता बनी रहे। कहीं अन्यत्र पहले से जो 20 सूत्री का कार्यालय है उसी को संचालित किया जाए या कहीं अन्यत्र दिया जाए, लेकिन यहाँ नहीं दिया जाए। इसी को लेके हमारे पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिलने पहुंचा और हमने आवेदन रिसीव करवाया है। जिलाधिकारी से फोन पर बात भी हुई है, उन्होंने कहा है कि उस मामले को देखेंगे। जी सर, किन मांगों को लेकर के आज डीएम साहब से मिलने की प्रयास किया आप लोगों? डीएम साहब तो चले गए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मांग हमारी कोई नहीं है। हम तो इस बात से क्षुब्ध हैं कि प्रशासन पत्रकारों की गोपनीयता को ही भंग करना चाहता है। पत्रकारों को इतने बड़े समाहरणालय में उनकी कोई जगह नहीं है। एक जगह जहां हमारे साथी उठते बैठते हैं, खबर बनाते हैं, प्रेस क्लब बंद है, खुलने की प्रक्रिया में है, और जहां पीआरडी बिल्डिंग में हम लोग खबर बनाते हैं वहीं की गोपनीयता भंग हो रही है। 20 सूत्री का कार्यालय एक यहाँ भी खोल दिया गया, जबकि 20 सूत्री का कार्यालय ऑलरेडी 6 साल से जो हमारे साथी बता रहे हैं समाहरणालय में जगह आवंटित है, उसमें ताला लगा हुआ है और 2 कमरे यहाँ उनको आवंटित कर दिए गए हैं। इतने बड़े समाहरणालय में यही एक जगह उनको मिली है जो वो 20 सूत्री के लिए उन्होंने आवंटित किया है, जबकि सच्चाई यह है कि पत्रकारों के लिए यह बिल्डिंग है, पीआरडी कार्यालय का यह बिल्डिंग है और यहाँ बैठकर पत्रकार जो सरकार के काम को आगे बढ़ाते हैं, जो दिखाते हैं, या फिर जनता की समस्याओं को हम उठाते हैं और हमारे लिए ही कोई जगह नहीं है। तो हमने जिलाधिकारी से, हमारे पत्रकार भाई संजय जी ने इसको बड़ी प्रमुखता से हम लोगों को अवगत कराया है। मैं स्वयं भागकर यहाँ आया हूँ और जिलाधिकारी से मिलने हम लोग गए हैं, लेकिन वो किसी कार्यक्रम में स्थल निरीक्षण के लिए कहीं निकल गए हैं, मुलाकात नहीं हो पाई है। हमने आवेदन रिसीव करा दिया है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में। डीडीसी साहब को भी हमने सूचित किया है, क्योंकि इसमें डीडीसी साहब का भी आदेश शामिल है ये जगह आवंटन में,
तो हमने डीडीसी को आवेदन ये किया। हमारे जो डीपीआरओ हैं, हमारे इमीडिएट ऑफिसर जो हैं, उनको भी हमने सूचित किया। उसी कार्यालय में हम आपसे मुखातिब हैं, तो डीपीआरओ साहब ने भी कहा है कि हम आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत होगी, उनको भी हम आवेदन देंगे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि सरकार किस ओर जा रही है। सरकार की नजर में पत्रकारों की क्या भूमिका है? क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की कोई जरूरत नहीं है? सरकार खुद उन स्तंभों में से एक है। जहां यह कार्यपालिका है, वहां बैठी समाहरणालय है, वहां अधिकारी बैठते हैं। यह कार्यपालिका भी उसका एक अंग है और हम भी उसके एक अंग है। किसी की कृपा से, किसी के रहमो करम से मीडिया नहीं चल रही है। मीडिया का अपना एक अस्तित्व है, लोकतंत्र का चौथा खंबा है मीडिया, और हमारे ही साथ इस तरह से हो रहा है। हमने सीधे अपने साथियों से कहा है कि अगर बात नहीं मानी जाती है, अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग सीधे सरकार के मुखिया से हम लोग बात करेंगे, अपने डीपीआरओ साहब के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से। बढ़ते मच्छर के प्रकोप को देखते हुए दरभंगा नगर निगम की ओर से फॉगिंग किया गया। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 36 में शनिवार को वार्ड नंबर 36 के मोहल्ला इस्माइलगंज से लेकर मोहल्ला मिर्जा खान तालाब, मोहल्ला बेता, हॉस्पिटल रोड इत्यादि जगहों पर फॉगिंग किया गया। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत समय समय फॉगिंग किया जाता रहा है और एक बार आज फिर से शनिवार की शाम यह फॉगिंग किया गया। दरभंगा नगर निगम के कई कर्मी इस मौके पर मौजूद थे और जगह जगह जाकर मच्छर को समाप्त करने के लिए फॉगिंग किया जा रहा था। वहीं फॉगिंग के संबंध में हमने वार्ड नंबर 36 की वार्ड पार्षद फिरदौस जहां से भी बात की। क्या कुछ कहना है उनका, हम आपको सुना रहे हैं। जी, आज जो है फॉगिंग कराया गया दरभंगा नगर निगम की तरफ से, आपके वार्ड में किया गया है। कहाँ कहाँ पे फॉगिंग किया गया है, किस चीज के मद्देनजर किया गया? हर 10 रोज 15 रोज पर मच्छर का इतना प्रकोप बढ़ गया है, इसीलिए जो है सो फॉगिंग होता है। और हर वार्ड में जहाँ बेता हुआ, इस्माइलगंज हुआ, मिर्जा खान तालाब हुआ, उसके बाद गामी पोखर हुआ, जितना मेरा वार्ड नंबर 36 है सभी में होता है। साथ में आदमी जाता है, हर जगह कराता है। मैं नगर निगम को कहना चाहती हूँ कि इसके साथ साथ डेंगू का भी छिड़काव किया जाए, इसलिए बहुत डेंगू का भी मरीज सब हॉस्पिटल में भर्ती होता है। और हमेशा करना चाहिए, समय समय पर करना चाहिए, 10 रोज 5 रोज पर। इसलिए मच्छर से आदमी जनता परेशान बनी हुई है और गंदगी भी बहुत है। हॉस्पिटल रोड है, इसीलिए नाली मोरी में एक डेंगू का छिड़काव मच्छर का हर हफ्ते होना चाहिए। जी, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है फिरदौस जहां, मैं वार्ड नंबर 36 की पार्षद हूँ। जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा की ओर से 1 दिवसीय उन्मुखीकरण सर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में शनिवार को। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा किया गया। इस मौके पर विशेष किशोर पुलिस इकाई, सभी सीडीपीओ, सह सचिव प्रखंड बाल संरक्षण समिति, सभी बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी, सीडब्ल्यूपीओ एवं बाल संरक्षण से संबंधित सभी लोगों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संबंध में हमने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात की तो उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण अधिकारों के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। अगर हम बाल संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे तभी देश और राज्य के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सकेगा। वहीं आयोजित कार्यक्रम के संबंध में हमने रामशंकर झा बाल संरक्षण इकाई के नोडल काउंसलर से बात की तो उन्होंने कहा, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य के प्रत्येक जिले में बाल संरक्षण इकाई की गठन की गई है। ऐसा बच्चा जिसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है और ऐसे बच्चे जो किसी न किसी प्रकार से कानून के विरोध में आते हैं, इन 2 तरह के बच्चों को उनके हित में, उनके बेहतर एजुकेशन के हित में काम करने की बात भी बताई। एक्ट और पॉक्सो 2012 उसके संदर्भ में यहाँ पर आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। अगर हम बाल अधिकारों के संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे तभी देश का और राज्य का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित रह सकता है।